अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 18 जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है वो हमने एंड किया था, तो आइए अब इस चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनको ज़रा डिटेल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन इज asexual reproduction requires only a single dash organism। तो इसमें क्या आएगा, ए सिंगल asexual रिप्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए होता है, एक सिंगल पेरेंट। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी, ओनली ए सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये asexual रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे दो अलग अलग गैमेट्स की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं। फिर नंबर 2 है सेक्सुअल reproduction usually involves dash parents। तो यहां पे क्या आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल। तो यहां सिर्फ आप लिखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजली इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। उसके बाद नंबर 3 फाइटोक्रोम्स आर दी स्पेशल डैश सेंसिटिव पिगमेंट्स। तो यहां पे क्या आएगा, फाइटोक्रोम्स आर दी स्पेशल ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन डैश एनवायरमेंट। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने कहा था किस एनवायरमेंट में होती है, कि जहां पे फीमेल जो है वो एग ले करती है और उसके बाद फिर पानी के थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो तैरते हुए उन एग्स तक पहुंचते हैं और वहां फर्टिलाइजेशन होती है। तो चूंकि ये वाटर का तस्करा इसमें आया था, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने फ्रॉग और फिश में कहा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद नंबर 5 डैश and dash animals provide more protection to their young one during development। तो कौन कौन से होते हैं, ज्यादा प्रोटेक्शन तो तभी आएगी ना कि जब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके इर्द गिर्द कोई प्रोटेक्टिव मटेरियल हो। तो शाबाश जो विविपेरस हैं, क्योंकि ये अपने वूम में बड़ा जो एम्ब्रियो है उसको वेल प्रोटेक्टेड रखते हैं। और इसके बाद दूसरे कौन से एनिमल थे, शाबाश ओवोविविपेरस। विविपेरस एंड ओवोविविपेरस एनिमल्स प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू देयर यंग वन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फिर आ जाता है नंबर 6 ए प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द यूट्राइन एंड डैश टिश्यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द यूट्राइन एंड फीटल टिश्यू, और फिर इसके थ्रू ना सिर्फ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बल्कि न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी एक्सचेंज प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। देन कम्स नंबर 7 द रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल स्टिमुलेट्स द डैश ग्लैंड टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो यहां आपको पता है कि ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये कहां से रिलीज होता है, शाबाश पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ हो रहा होता है ना, कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रिड्यूस होता है तो ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करे। ऑक्सीटोसिन फिर आके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है और जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली बर्थ का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट हो तो उसको फिर आपने ट्रू करके भी लिखना है। तो नंबर 1 है asexual reproduction involves mitotic cell division। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी।
इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन ही होती है। देन नंबर 2, asexually produced offsprings are genetically identical to their parents। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, चूंकि मेयोसिस नहीं हो रही यहाँ पे, तो कोई क्रॉसिंग ओवर या जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसके रिजल्ट में ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स के, या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स को। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट। तो बताइए ठीक होगा कि नहीं? शाबाश, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। इस तरह से भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, और या फिर आप सादा इस सेक्सुअल की जगह एसेक्सुअल लिख दें तो भी ठीक हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप एसेक्सुअल लिख दें तो भी ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट। तो दोनों तरह से आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो आप लिख दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, ये भी ठीक है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, sexually produced offsprings are identical to their parents। तो बताइए, शाबाश, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये भी 2 तरह से करेक्ट हो सकती है। या तो आप इस सेक्सुअली की जगह लिख दें asexually produced offsprings are identical to their parents, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुई होती है। या फिर आप इसको यूं भी सही कर सकते हैं कि सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल या डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इस तरह भी ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। तो ये हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट और उनके आंसर्स। अच्छा जी, अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज, बी इंडिविजुअल, सी पॉपुलेशन, एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए स्पीसीज। ये हमने पढ़ा भी था कि जो रिप्रोडक्शन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ऑल्दो द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इज लिंक्ड टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का मेन फोकस होता है दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसी। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन प्लांट्स photo period and temperature affect number A flowering, B buds and seed dormancy, C fruit and seed production, D all A, B and C। तो यहाँ पे ये जो सारे प्रोसेसेस हैं यानी कि फ्लावरिंग, बर्ड्स एंड सीड डॉर्मेंसी, उसके अलावा फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन, ये सारे बेसिकली फोटो पीरियड और टेम्परेचर से अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपिंग सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स एंड डी इज ऑल बी एंड सी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि जो डेवलपिंग सीड है वो ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स तीनों का रिच सोर्स होता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टिश्यू कल्चर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी इज आइडेंटिकल ट्विन्स एंड ऑप्शन सी इज क्लोनिंग, ऑप्शन डी इज ऑल ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी मेथड नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, फोटो पीरियड अफेक्ट्स फ्लावरिंग व्हेन शूट मेरिस्टेम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ऑप्शन ए है फ्लावर बर्ड्स, बी है लीव्स, सी है लैटरल बर्ड एंड डी है बी एंड सी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, फोटो पीरियड अफेक्ट्स फ्लावरिंग
व्हेन शूट मेरिस्टेम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फ्लावर बर्ड्स या फ्लोरल बर्ड्स। तो ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में शायद ये एसेक्सुअल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी हुई, क्योंकि जो कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ये सारे ही हैं, टिश्यू कल्चर भी, आइडेंटिकल ट्विन्स भी और क्लोनिंग भी। तो इसमें जो ऑप्शन होगी ठीक वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ए बी एंड सी, क्योंकि ये जो तीनों मेथड्स हैं ये कॉमन मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ आपकी बुक में एसेक्सुअल में से जो ए का अल्फ़ाबेट है वो मिसिंग है, तो अगर यहाँ पे एसेक्सुअल लिख दिया जाए तो उसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगी। आइए अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस अकर इन ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना तो ओवुलेशन होती है और ना ही मेंस्ट्रुएशन होती है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इन दोनों प्रोसेसेस को इनहिबिट करता है, क्योंकि वो एफएसएच की रिलीज ही नहीं होने देता। तो उसके रिजल्ट में ना तो ओवुलेशन होती है और ना ही मेंस्ट्रुएशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। तो इसमें एक तो आप याद करें, जो आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ाते हुए पिक्चर्स सामने रख के हम डिफरेंट स्टेजेस बताई गई थी ओवोजेनेसिस में भी और स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे प्राइम ओवोजेनेसिस में ओगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद पोलर बॉडीज और फिर जो एग है। इसी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस में भी स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और उसके बाद फिर स्पर्मेटेड। तो ये आप सामने पिक्चर या तो ड्रॉ कर दें साथ, या सिर्फ इसको एक स्कीमेटिक की हेल्प से एक्सप्लेन कर दें, या फिर आप इसको टेबल की फॉर्म में भी बता सकते हैं कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में जिन पॉइंट्स को आपने लिखना है कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस 4 स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओवोजेनेसिस में लिख देंगे इसी पॉइंट के साथ कि ड्यूरिंग ओवोजेनेसिस ओनली 1 एग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी oocyte थ्रू meiotic डिवीजन। फिर दूसरा पॉइंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन मेल कॉन्टिन्यूसली आफ्टर प्यूबर्टी या मेच्योरिटी। तो इसमें oogenesis वाले कॉलम में आप लिख देंगे कि oogenesis इज इन फीमेल इज अ पीरियोडिक प्रोसेस। फिर आप तीसरा पॉइंट स्पर्मेटोजेनेसिस में लिख देंगे कि स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन ए लार्ज क्वांटिटी, जबकि oogenesis में आप लिखेंगे कि ओनली 1 ओवम इज रिलीज्ड एट ए टाइम। फिर आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में कि meiosis 1 and 2 आर कंप्लीटेड इन दिस प्रोसेस, जबकि oogenesis में meiosis 1 completed but meiosis 2 proceeds as far as metaphase 2। तो इस तरह से आप टेबल की फॉर्म में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकते हैं या आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ इज अ सीड फॉर्म्ड। तो इसका आप यूं आंसर कर सकते हैं कि ए सीड इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन ओव्यूल। द फॉर्मेशन ऑफ सीड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। तो इसका आंसर ये है the seed, basically seed enables an embryo to survive the long periods of unfavorable conditions such as scarcity or low temperature. The dispersal of seeds via wind, water and animals helps in survival of plant species by establishing to the new environment और इकोसिस्टम्स। तो ये इसका एक कंप्लीट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी। तो इसमें सबसे पहले आप प्लेसेंटा बताएंगे कि क्या होता है, कि ये कम्युनिकेशन है बिटवीन
मैटरनल एंड फीटल टिश्यूज़, और फिर आप बताएंगे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज है, जो वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज है, जो ऑक्सीजन है, वो बेसिकली इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस की तरफ जाती है। तो प्लेसेंटा बेसिकली एक फीटस का मदर के साथ एक कनेक्शन है, और इसी के थ्रू जो मैंने ये सारे प्रोसेसेस आपको बताए हैं वो यहाँ पे होते हैं। इस तरह आप उनको एनलिस्ट कर देंगे। फिर आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि आफ्टर द बर्थ जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है उसको कट कर दिया जाता है और लाइगेट कर दिया जाता है, और फिर जो इंडिविजुअल है ऑफस्प्रिंग वो इंडिविजुअली ग्रो करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब अ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जिस तरह आपको टॉपिक में ये डिटेल में डिस्क्राइब किया था वही इवेंट्स आप स्टेप वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, साथ ये वाली डायग्राम बनाएंगे। इनमें से ये जो ओवेरियन इवेंट्स हैं इनका भी जिक्र कीजिएगा कि यहाँ पे फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, फिर ओवुलेशन होती है, फिर कॉर्पस लूटियम बनता है, और फिर जब वो रिग्रेस कर जाता है तो उसको कॉर्पस अल्बिकेंस कहते हैं। जो ग्रोइंग फॉलिकल का फेज़ है उसमें जो एंडोमेट्रियम है उसमें भी प्रोलिफरेशन हो रही होती है, यानी कि ना सिर्फ उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है एंडोमेट्रियम की, बल्कि उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होती है क्योंकि न्यू ब्लड वेसल्स वहाँ पे बनती हैं। तो अगर तो प्रेगनेंसी हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर प्रेगनेंसी ना हो तो फिर वो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जिसमें ये सारे जो एंडोमेट्रियम है इसकी डिस्ट्रक्शन होती है और ब्लड वेसल्स की भी डिस्ट्रक्शन होती है, जिसके रिजल्ट्स में हैवी ब्लीडिंग होती है। फिर साथ आप ये जो हर फेज़ है यानी जो मेंस्ट्रुएशन है ये कितने दिन तक चलती है, प्रोलिफरेटिव फेज़ की क्या लेंथ है, और ये जो स्क्रीटरी फेज़ है इसकी क्या लेंथ है, ये आप बताएंगे। इसके साथ साथ आप जो टोटल लेंथ है इस सारे प्रोसेस की, बेसिकली जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, उसकी 28 डेज़ लेंथ है, ये भी आप बताएंगे। और उस 28 डेज़ को हमने जिन ये मेंस्ट्रुअल फेज़ में, प्रोलिफरेटिव फेज़ में और स्क्रीटरी फेज़ में डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें हर एक जो फेज़ है वो कितने कितने दिन तक लास्ट करता है उसको आप सीक्वेंस में बताएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले है पार्थेनोजेनेसिस। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को यहाँ स्टॉप करके ये पूरा एक कम्प्रीहेंसिव आंसर है टू दिस क्वेश्चन, इसको ज़रा नोट कीजिएगा। बेसिकली ये 100% वही चीज़ है जो ड्यूरिंग लेक्चर आपको एक्सप्लेन की गई थी, जिसमें सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन है, और फिर हनी बीज में बताया हुआ है कि किस तरीके से वो जो ड्रोन्स हैं और जो फीमेल्स हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, वो वाली एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। फिर इसके बाद जो 2 फॉर्म्स थी पार्थेनोजेनेसिस का उसमें जिक्र किया गया इसका, जिसमें हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है विद एग्जांपल, वो यहाँ पे ये जिक्र किया हुआ है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट आंसर है टू दिस क्वेश्चन। फिर पार्ट बी है जेनिटल हर्पीज या हर्पीज जेनिटिलिया जिसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, और फिर ये आप बताएंगे कि ये किस तरह से ट्रांसमिट होती है, और फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसमें जेनिटल सोर्स आते हैं, फिर अल्सरेशंस आती हैं इन द इन्फेक्टेड एरियाज़। फिर आप ये भी बताएंगे कि अगर विमेन इससे इन्फेक्टेड हो तो ये जो वायरस है ये इन्फेंट को भी ट्रांसमिट हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ, और फिर इसके रिजल्ट में सीरियस डैमेज हो सकता है टू द आइज़ एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द न्यू बॉर्न। तो ये भी एक डिटेल आंसर है इस हर्पिस जेनेटिलिया का। यहाँ इस वीडियो को स्टॉप करें और ये वाला जो आंसर है या तो इसको लिख ले या इसको यहीं से याद कर लें। फिर पार्ट सी है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप सबसे पहले तो बताएंगे कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। सिंगल पेरेंट होता है इसमें। फिर ये बताइएगा कि इसमें मेटोटिक डिविजन्स होती हैं। फिर आप इसकी डिफरेंट टाइप्स बता सकते हैं, जिसमें हमने एक तो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, उसके बाद बडिंग, फिर ये जो थी टिश्यू कल्चर, उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस और क्लोनिंग, ये डिफरेंट टाइप्स जो हमने पढ़ी थी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और फिर बेशक आप उनका कोई 2 लाइंस में हर एक टॉपिक का हर एक जो टाइप थी उसको डिफाइन भी कर दें, तो ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। उसके बाद डी ऑप्शन है सीडलेस फ्रूट्स की।
तो ये बेसिकली पार्थेनोकार्पी वाला टॉपिक है। कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, यही बेसिकली इसका आंसर है। पार्थेनोकार्पी में हमने कहा था ना कि इसमें जो फ्रूट डेवलपमेंट होती है ये बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई सीड नहीं होता। और फिर हमने बताया था कि ये किन किन में होती है, बनाना में, पाइन एप्पल में, उसके अलावा ऑरेंजेस और ग्रेप्स की कुछ वेराइटीज़ में। फिर हमने कहा था कि इसी किस्म की डेवलपमेंट को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और फिर हमने कहा था कि इट इज़ ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन। और कौन सा हार्मोन था? ऑक्सिन्स। हमने कहा था कि यूजुअली जो हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन्स हैं वो इस पार्थेनोकार्पी के केस में ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फिर हमने ये भी बताया था कि जो पार्थेनोकार्पी है ये आर्टिफिशियली भी इंड्यूस की जाती है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और इसके लिए जो ऑक्सिन्स हैं वो ऐड की जाती हैं। और ये वाला जो आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी है ये टोमेटो या पेपर्स के केस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर किया। आप भी इसी तरह इनको आंसर कीजिएगा ताकि आप मैक्सिमम ग्रेड स्कोर कर सकें। अगले टॉपिक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।